नमस्कार। चिल्ड्रन गार्डन पब्लिक स्कूल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आधुनिक तकनीक के माध्यम से आरबीएससी पाठ्यक्रम से जुड़ी आपकी शिक्षा रणनीति व तैयारी को बेहतर बनाने के लिए एवं सभी नई सुविधाओं के साथ चिल्ड्रन गार्डन पब्लिक स्कूल ने नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी व हिंदी माध्यम के सभी एडमिशन शुरू कर दिए गए। कोरोना महामारी के चलते उत्पन्न आर्थिक संकट के समय में विद्यालय परिवार की तरफ से 2 स्कूल ड्रेस, टाई, बैग, मोजे व स्कूल बैग मुफ्त दिए जाएंगे। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं। हमारा पता चिल्ड्रन गार्डन पब्लिक स्कूल, राजीव फार्म हाउस, चक सुक्कड़, गणेशपुरा रोड, छोटी सादरी, सिटी ऑफिस, लोहार चौक, बड़ी सादरी दरवाजा, छोटी सादरी। अभिभावक गण से निवेदन है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार स्कूल परिसर का अवलोकन अवश्य करें। विद्यालय से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आज से चिल्ड्रन गार्डन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हुई है। यह ऑनलाइन क्लास कक्षा 10वीं के लिए रहेगी। इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से कक्षा 10वीं की गणित, विज्ञान व अंग्रेजी विषय की तैयारी कर रहे थे। यह ऑनलाइन क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी लंबे समय से शिक्षा से दूर रहे हैं। वह घर बैठे बैठे विद्यालय की ऑनलाइन क्लास देखकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। नमस्कार। चिल्ड्रन गार्डन पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कक्षा 10वीं ले लो या कोई कंपटीशन एग्जाम ले लो, ये जो पाचन तंत्र होता है ये सब परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र पढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं कि जो मानव शरीर होता है, मानव शरीर की जो इकाई होती है कोशिका। कोशिका को अपन जानते हैं कि मानव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। तो जो कोशिका होती है, कोशिकाएं मिलकर, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, ऊतक बनाती है। फिर कोशिका मिलकर ऊतक बना रही है, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो यह जो क्रिया होती है, जैसे कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक पूरा मकान है, उस मकान की जो इकाई है वह एक ईंट है। ईंट मिलकर एक दीवार का निर्माण कर रही है। जैसे कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण कर रही है, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कि ईंट से दीवार बनी, दीवार मिलाकर एक कमरा बना और कमरे मिलाकर पूरा घर बना। उसी प्रकार कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना रही है, ऊतक मिलकर अंग बना रहे हैं और अंग मिलकर अंगतंत्र बना रहे हैं और अंगतंत्र मिलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि कोशिकाओं का उदाहरण ले लो तो अपने शरीर की कोशिकाएं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी वगैरह, ये जो कणिकाएं होती है, कोशिकाएं होती है, अपनी शरीर की प्राथमिक संरचनात्मक एकात्मक कोशिकाएं होती है। कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, जैसे कि तरल संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक वगैरह ऊतक होते हैं।
उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। अंग से मतलब है जैसे कि यकृत, आमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है? अंग है। और ये सब अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अंग तंत्र जैसे कि आप देख लो कि आमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, ये सब मिलकर एक पाचन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। तो अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। और अंग तंत्र से मिलकर बन रहा है आपका शरीर। जैसे कि आप श्वसन तंत्र ले लो, पाचन तंत्र ले लो, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, ये सभी तंत्र मिलकर पूरे शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो इन सभी तंत्रों में से सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं आज पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र से सबसे पहले आप काम देखते हैं कि पाचन तंत्र काम में क्या होता है, अपने शरीर की कौन सी क्रिया को ये संपन्न करता है पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के द्वारा आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, जो अपन भोजन करते हैं, उस भोजन को पचाने का कार्य करता है कि अपन ने जो भोजन ग्रहण किया उस भोजन का पाचन तंत्र करेगा। और पाचन क्रिया करने के बाद उसमें जो पोषक तत्व हैं भोजन के साथ जो अपन ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, वसा, खनिज तत्व, जल, ये जो अपन भोजन में जो ये पोषक तत्व पाए जाते हैं उनका पाचन करता है। और वो पाचन कर अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार पाचन तंत्र भोजन को कैसे पचाने का कार्य करता है, उसका अवशोषण कैसे करता है, उसका उत्सर्जन कैसे करता है, ये पूरी प्रक्रिया अपन पाचन तंत्र में समझेंगे। तो पाचन तंत्र में सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि पाचन क्या होता है। आप जब एग्जाम देते हो तो आपसे एग्जामिनर जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पाचन तंत्र का चित्र बनाते हुए पाचन तंत्र को समझाइए, इनके विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप जब इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको सीधा ही नहीं करना है, आपको स्टेप बाय इन प्रश्नों को करने की कुछ स्टेप होती है, उन स्टेपों को आपको फॉलो करना है। कि जैसे आपसे पाचन तंत्र पूछा तो पाचन तंत्र में सबसे पहले उसको पाचन की परिभाषा बताओ, किस प्रकार से पाचन कार्य करता है, पाचन की परिभाषा क्या है। तो आप सबको पता है कि अपन जो भोजन लेते हैं वो जटिल रूप में लेते हैं। अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह जटिल रूप में होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सब मिक्स होता है। और अब उसको क्या करना है, छांटना पड़ता है, अलग अलग छांटना पड़ता है। तो पाचन तंत्र क्या काम करता है कि पाचन की परिभाषा यह है कि भोजन के जटिल रूप को एंजाइमों की सहायता से सरलीकृत करना या छोटे छोटे भागों में बांटना पाचन कहलाता है। तो ये पाचन की परिभाषा हुई। अब पाचन की परिभाषा के बाद अपन पढ़ते हैं पाचन तंत्र का चित्र। ये पाचन तंत्र का चित्र आपको नजर आ रहा होगा। यह मुख सबसे पहला जो भाग होता है वो मुंह होता है। तो पाचन तंत्र के सभी भागों के बारे में आपको बता देता हूँ कि पाचन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला आता है पाचन में, पाचन तंत्र का शुरुआती भाग होता है मुख। मुख के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद आती है ग्रास नली, ग्रास नली के बाद आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार या मलाशय, लिख सकते हैं इसको। तो ये तो जर्नल पार्ट है, मुख्य भाग, मुख्य भागों के बारे में अपन जानते हैं। ये तो हुए पाचन अंग। पाचन ग्रंथियां भी होती है जो अपन आगे पढ़ेंगे, जैसे कि जो अग्नाशय होती है, लाल ग्रंथियां होती है। तो ये सब ग्रंथियां भी पाचन एंजाइम का स्त्राव करके अपन एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम की क्या परिभाषा होती है, ये सब अपन बारीकी से पढ़ेंगे। ऑनलाइन क्लास से मैं इतना अभी बारीकी से नहीं पढ़ा सकता इस पे। कुछ एक जो जर्नल टॉपिक होते हैं उनके बारे में आपको अभी अध्ययन करवाते हैं, विस्तृत अध्ययन अपन ऑफलाइन क्लासों में करेंगे। आपके सामने पाचन तंत्र का चित्र है। पाचन तंत्र के भाग मैंने आपको बता दिए।
सबसे पहले अपन पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो पाचन तंत्र जो होता है वो मुख से लेकर मलाशय तक एक नली का रूप में रहता है। ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक एक नली रूप में रहता है, जिसमें भोजन मुख से लेकर मलाशय तक गमन करता है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मुख के बारे में कि मुख क्या होता है। सबसे पहले एक और बात रह गई, आहार नाल। आहार नाल के बारे में पढ़ते हैं कि आहार नाल क्या होती है। आहार नाल की शुरुआत मुख से लेकर मलाशय तक होती है। मुख से लेकर मलाशय तक जो नाल होती है उसे आहार नाल कहते हैं। आहार नाल वही है जिसमें से भोजन होकर गुजरे। जिस अंग से, पाचन तंत्र के जिस भाग से भोजन होकर गुजर रहा है वह आहार नाल का भाग होता है। आपसे कभी प्रश्न पूछ ले कि निम्न में से बताइए कि कौन सा भाग आहार नाल का भाग नहीं है, तो आपको ऑप्शन देगा मुख, ग्रास नली, आमाशय व अग्नाशय। तो मुख में तो भोजन जाता है, ग्रास नली में भी भोजन होकर निकल रहा है, आमाशय में भी निकल रहा है, लेकिन अग्नाशय में भोजन नहीं जाता है, अग्नाशय में भोजन प्रवेश नहीं करता है। तो आहार नाल का भाग कौन नहीं हुआ? अग्नाशय नहीं हुआ। ये आगे आपको मैं बताऊंगा। ये तो छोटा सा एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया था तो मैंने आपको बताया। अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपन मुख की बात कर रहे थे कि मुख क्या होता है? कटोरी नुमा भाग होता है। मुख में दो जबड़े पाए जाते हैं और एक पेशी नुमा एक संरचना पाई जाती है, मांसल एक संरचना पाई जाती है, जीवा। तालु जो होता है, जीवा के ऊपरी जो भाग होता है उसे तालु कहते हैं। अब मुख में जो दांतों के प्रकार हैं वो दांतों के प्रकार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप सभी को पता है मुख में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत, 16 के तो एक जोड़ी पाई जाती है, 16 ऊपर 16 नीचे। उन दांतों के प्रकार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। थोड़ा स्पीड से लेंगे इस टॉपिक को क्योंकि आज पाचन तंत्र खत्म करना है अपन को, इसलिए मैं थोड़ा आपको ऊपरी सरफेस से बता रहा हूँ, डिटेल में अपन साथ में देखेंगे। तो जो दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, चरणक और अग्रचरणक। ये 4 प्रकार के दांत के प्रकार होते हैं। अभी बोर्ड में पूछा था, इनकी अलग अलग अपनी अपनी संख्या होती है। मुख से भोजन, मुख काम क्या करता है? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में सरलीकृत करने का काम करता है, उनको चबाते हैं भोजन। और मुख में ही लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां भी 3 प्रकार की होती है। लार जैसे कि मुख में दांत पाए जाते हैं, दांत भी 2 प्रकार के होते हैं, स्थायी दांत और अस्थायी दांत। दांतों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रत्नक, चरणक, अग्रचरणक। ये सब अपन और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अगली बात जो आती है वो आती है आपकी ग्रसनी। ग्रसनी क्या काम करती है कि मुख से आगे की ओर बढ़ने पर एक संरचना पाई जाती है। इस ग्रसनी में जो नासिका और मुख दोनों के भाग आकर इस ग्रसनी में खुलते हैं। ग्रसनी का काम क्या होता है कि ग्रसनी के नीचे की ओर एक घाटी ढक्कन पाया जाता है, उत्तकों का एक पल्ला पाया जाता है जिसे घाटी ढक्कन कहते हैं, जिसे एपिग्लोटिस भी कहते हैं। एपिग्लोटिस का काम क्या होता है कि भोजन यह सुनिश्चित करता है, एपिग्लोटिस सुनिश्चित करता है कि भोजन श्वास नाल में ना जाए और श्वास भोजन नाल में ना जाए। अब ग्रसनी से आगे बढ़ने पर आती है आपकी ग्रास नली। ग्रास नली पूरी 25 सेंटीमीटर की होती है आपके शरीर में, लगभग 25 सेंटीमीटर की आपकी ग्रास नली होती है। ग्रास नली का मात्र और मात्र इतना काम है कि यह भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। एक क्वेश्चन बन जाता है कि पाचन तंत्र का ऐसा भाग बताइए जहां पर जिस भाग में पाचन क्रिया नहीं होती है। तो पाचन क्रिया ग्रास नली में नहीं होती है। ग्रास नली में केवल भोजन को मुख से आमाशय में पहुंचाया जाता है। अब एक बात और मैं बताता हूं आपको कि जब अपन मुख में
भोजन को चबाते हैं उसमें लार मिक्स होती है, एंजाइम मिक्स होते हैं, तो ये सब मिक्स होकर एक बोल नुमा संरचना बन जाती है। भोजन अपन कवा, रोटी का कवा तोड़ते हैं तो वह अपन चबाकर उसे लसलसा बनाकर लार के माध्यम से एक बोल के रूप में बना देते हैं और वह अपन निगलते हैं। तो निगलने में ज़्यादा तकलीफ ना हो तो जो भोजन होता है वह इस गोल बोल के रूप में ऐसा बन जाता है, जिसे अपन बोलते हैं बोलस। इसको बोलस बोला जाता है। इस बोलस के रूप में ही भोजन ग्रास नली से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। एक और बात कि जब भोजन मुख से आमाशय में पहुंचता है ग्रास नली के माध्यम से, वो कौन सी गति के द्वारा पहुंचता है? तो क्रमाकुंचन गति द्वारा पहुंचता है। क्रमाकुंचन दोस्तों क्या होती है कि मान लो ये आपकी ग्रास नली है। अब ग्रास नली है, ये नीचे आपका आमाशय आ गया है। अब भोजन जैसे ही अपन ने निकला वो इस जगह आया, ये बोलस यहाँ पे आया, तो यहाँ का भाग क्या होता है, वो फूल जाता है। ग्रास नली हमेशा खुली हुई गोल, जैसा अपन नली समझते हैं ना पानी भरने की नली, वैसी ग्रास नली नहीं होती। अपनी थिंक ऐसी होती है कि वह ऐसी गोल होती होगी, नहीं, ग्रास नली हमेशा पिचकी हुई रहती है, पिचकी हुई रहती है। जैसे उसमें कोई भोजन प्रवेश करता है, जिस जगह भोजन होता है वो वहां से फूल जाती है। फिर यहाँ की दीवारें इस भोजन के ऊपर यहाँ से दबाव डालती है और इसको नीचे धकेलती है, नीचे धकेलती है। जैसे ये भोजन नीचे खिसकता है तो यहाँ से तो ये ग्रास नली अपनी पुरानी साइज की हो जाएगी और ये भोजन नीचे खिसकता हुआ यहाँ पे आ जाएगा। तो ये गति जो होती है, पहले ऊपर से पिचका, फिर बीच में से फूला, फिर नीचे से पिचका, तो ये जो गति होती है इस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। क्रमाकुंचन गति के बारे में जनरली आपको पता नहीं होता है। क्रमाकुंचन गति इस प्रकार से होती है और आपको मैंने बोलस के बारे में बता दिया, बोलस क्या होता है। आगे बढ़ते हैं तो ग्रास नली के बाद भोजन जाता है आपका आमाशय। आमाशय होता है क्या? आमाशय क्या होता है? एक जे आकार की थैलीनुमा भाग होता है, जे आकार का होता है और एक थैलीनुमा भाग होता है जिसमें से 2 से 2.5 लीटर तक भोजन आ सकता है। और आमाशय भोजन को स्टोरेज करने का काम करता है। स्टोरेज कैसे कि अगर अपन ने खाना खाया, अपन ने मान लो 1 किलो 2 किलो जो भी खाना खाया, वो स्टोरेज कहाँ पर रहेगा? वो आमाशय में रहेगा। आमाशय क्या करता है, फिर थोड़े थोड़े भोजन को निकालता रहता है और उसका पाचन कर कर अपन को ऊर्जा मिलती रहती है। अगर मान लो आमाशय नहीं होता तो अपन सारा भोजन एक बार में खाते और एक बार में अपनी सारी एनर्जी आ जाती और 5-10 मिनट बाद सारी एनर्जी खत्म हो जाती और अपन वापस वीक पड़ जाते। तो ये क्या करता है, स्टोरेज रखता है। कम से कम 2 से 3 घंटे तक इस आमाशय में भोजन पड़ा रहता है और धीरे धीरे उस भोजन को निकाल कर पाचन क्रिया करता है। तो आमाशय में क्या होता है कि अलग अलग एंजाइम भी मुक्त होते हैं, जिसमें जैसे कि जो आमाशय होता है, आमाशय का जो वातावरण होता है वो अम्लीय होता है जनरल। तो अम्लीय क्या होता है, इसमें HCl अम्ल होता है, आपने नाम सुना होगा HCl अम्ल पाया जाता है। ये HCl अम्ल करता क्या है, भोजन को सड़ने से बचाता है। कि आपने जो भोजन लिया वो भोजन आमाशय में पड़ा रहेगा, वो आमाशय में सड़े नहीं, उसमें कोई जीवाणु, अगर अपन भोजन कर रहे हैं उसके साथ कोई जीवाणु आ गया है तो उसको खत्म करने का काम भी HCl करेगा। आमाशय में भोजन को सड़ने से भी बचाएगा, ठीक है। और इसमें और भी पाए जाते हैं, जैसे रेनिन, पेप्सिन भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं, अलग अलग, जैसे कोई दूध का पाचन कर रहा है, कोई प्रोटीन का पाचन कर रहा है, कोई लाइपेज हो गया वो वसा का पाचन कर रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम आमाशय मुक्त करता है और भोजन को बचाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आमाशय के शुरुआत में और आमाशय के एंड में आपको नजर आ रहा होगा ये जो दोनों 2 लाइनें क्लियर, ये क्या होती है, 2 अवरोधनियां पाई जाती है आमाशय में। 2 अवरोधनियां क्या होती है, अवरोधनी मतलब रोकने का काम करती है, ठीक है। ये ग्रास नलिका अवरोधनी होती है और ये जठर निर्गमी अवरोधनी होती है। अब ग्रास नलिका अवरोधनी क्या काम करती है और जठर निर्गमी अवरोधनी क्या काम करती है, ये देखते हैं। ग्रास नलिका अवरोधनी क्या करती है कि जब आपने भोजन ग्रहण कर लिया, उस भोजन ग्रहण करने के बाद ये भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। क्योंकि जब भोजन आमाशय में चला जाता है तो अम्लीय हो जाता है, उसमें अम्ल मिक्स हो जाता है, HCl अम्ल मिक्स हो जाता है।
तो अगर किसी कारणवश वह भोजन आपकी ग्रास नली में पहुंच जाता है तो आपकी नली में जलन पैदा हो सकती है, छाले हो सकते हैं वगैरह भी। तो यह जो ग्रास नली का अवरोधनी होती है वो आमाशय के भोजन को ग्रास नली में जाने से रोकती है। अगली जो अवरोधनी आती है जठर निर्गमी अवरोधनी, यह अवरोधनी आमाशय के भोजन को धीरे धीरे कर छोटी आंत में भेजती है। जैसे कि मान लीजिए एक मंदिर की बड़ी लाइन लगी हुई है और एक पुलिस वाला एक डंडा लेके खड़ा हुआ है, वह दर्शन करने वाले को 10-10 के रूप में भेज रहा है। 10 गेट खोला, 10 जने अंदर गए, वापस गेट लगा दिया। जब तक वो दर्शन करके नहीं आते तब तक वो रुके रखता है। वापस वो जैसे दर्शन करके आए, गेट खोल देगा, 10 जने फिर चले जाएंगे, मतलब गेप में भेज रहा है। तो वही जठर निर्गमी का काम होता है कि वह भोजन को धीरे धीरे कर जितना पाचन करना है उतना उस भोजन को आगे छोटी आंत में भेजती रहती है। अब एक और बात में थोड़ी सी एक डेमो बताता हूँ, डिटेल थोड़ा सा क्या क्या आता है इसमें, थोड़ी सी बहुत डिटेल बता देता हूँ। एक आपने कायम का नाम सुना होगा। कायम क्या होता है? कायम चूर्ण सुनो, कायम चूर्ण, वो एसिडिटी के वगैरह का एड आता होगा। तो कायम चूर्ण नाम कहाँ से आया कायम? तो कायम चूर्ण जो कायम होता है, वैसे तो आपको पता है जब आप भोजन ग्रहण करते हो, आप पानी पीते हो, आप जो कुछ खाते हो स्टोरेज कहाँ पे रह रहा है? आमाशय में रह रहा है। तो आमाशय में क्या हो रहा है? अम्ल भी मिक्स हो रहे हैं, सारे एंजाइम भी मिक्स हो रहे हैं और खाना भी मिक्स हो रहा है, अपचित भोजन भी मिक्स हो रहा है। तो यह सब मिलकर एक कायम का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप वोमिट करते हो, तो वोमिट जब करते हो तो वोमिट क्या होता है? वो वोमिट ही कायम है। वो पूरा जो एंजाइम, HCl, अम्ल वगैरह सब उसमें जो मिक्स होता है वो कायम होता है। अब जो भोजन होता है वो भोजन आगे बढ़ता हुआ छोटी आंत में आता है। एक आमाशय को भी आपकी किताब में 3 भागों में बांट रखा है। कार्डियक, फंडिस और जठर निर्गमी, 3 भागों में आपको आमाशय को बांट रखा है। इसकी भी डिटेल अपन ऑफलाइन क्लासों में अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो आपका टॉपिक आता है छोटी आंत। छोटी आंत, वैसे इसका नाम छोटी आंत है लेकिन यह शरीर में सबसे लंबी आंत होती है। इसका नाम छोटी आंत क्यों रखा है? क्योंकि यह साइज में पतली होती है, मोटाई में पतली होती है। इसकी लंबाई तो ज्यादा होती है लेकिन इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है, इसलिए इसका नाम छोटी आंत रखा है। अब इस छोटी आंत को भी 3 भागों में बांट रखा है, जैसे कि ग्रहणी, क्षुदान और अग्रक्षुदान, ये 3 भागों में बांट रखा है। तो सबसे पहले जो भोजन होता है वो आमाशय से ग्रहणी में आता है। ग्रहणी जो होती है आप देख रहे हो यू आकार की, ये यू आकार की संरचना होती है। इस ग्रहणी में जो भोजन होता है वह, इसमें एंजाइमों द्वारा पाचन होता है। इसकी विशेषता होती है कि इसमें, जैसे कि आपको 2 ग्रंथियों के बारे में बताता हूँ, जैसे कि अग्नाशय ग्रंथि और यकृतकीय पित्ताशय। इन दोनों से जो एंजाइम होता है वह रिसकर कहाँ पर आता है? ग्रहणी में आता है। सारा एंजाइम कहाँ पे इकट्ठा होगा? ग्रहणी में आएगा। और ग्रहणी में जो पाचन होता है वो एंजाइमों द्वारा पाचन होता है। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है कि ग्रहणी में किसके द्वारा पाचन किया, महत्वपूर्ण पाचन किसके द्वारा होता है? तो वह एंजाइमों द्वारा पाचन होता है। अब ग्रहणी से भोजन क्षुदान की तरफ बढ़ता है, क्षुदान से अग्रक्षुदान की तरफ बढ़ता है। तो इन छोटी आंत में क्या होती है? इस प्रकार किस अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, अंकुर पाए जाते हैं, अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं में क्या होती है कि रक्त नलिकाएं होती है। अब जब भोजन इन छोटी आंतों में से होकर निकलता है तो इनमें से जो भी पोषक तत्व होते हैं वह पोषक तत्व किस में चले जाते हैं? रक्त में चले जाते हैं और रक्त से पूरे शरीर में चले जाते हैं। अपन आगे रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि जो रक्त होता है एक मालगाड़ी की तरह कार्य करता है। मालगाड़ी क्या काम करती है? सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाकर खाली करती है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाती है, जो भी आपका लगेज होता है। वही काम रक्त करता है। रक्त क्या करता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वो उठाता है और जिस भाग, जिस अंग, जिस कोशिकाओं को, ऊतकों को जरूरत होती है उन तक वो पोषक तत्व पहुंचाने का कार्य करता है। अब छोटी आंत के बाद आता है आपका भाग बड़ी आंत। ये छोटी आंत में आपको ये चित्र इस प्रकार से बनाया है कि आप पूरी डिटेल में समझ सके। किताबों में चित्र साफ नहीं होता है, ये सिंपल चित्र, सबसे सरल चित्र है, आप इसको देखकर आसानी से समझ सकते हैं।
कि जो भोजन का एक मैं रूट बना रहा हूँ कि सबसे पहले भोजन मुख से होता हुआ ग्रसनी, ग्रसनी से ग्रास नली, ग्रास नली से आमाशय, आमाशय से होता हुआ ग्रहणी, फिर छोटी आंत में होते हुए भोजन जाता है बड़ी आंत की ओर, बड़ी आंत में जाकर वह मलाशय तक पहुंचता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर तक होती है और इसमें भोजन का सबसे ज्यादा पाचन छोटी आंत में होता है। तो मतलब आपसे पूछ ले पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, तो पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है छोटी आंत। छोटी आंत के बाद आप बड़ी आंत देखते हैं। बड़ी आंत, अब छोटी आंत जहाँ खत्म होती है और बड़ी आंत जहाँ शुरू होती है वहां पर एक एक्स्ट्रा भाग निकला हुआ होता है, उस भाग का नाम होता है क्रमिरूप परिशोषिका, अपेंडिक्स। अपन कहते हैं ना आज इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, तो ये क्रमिरूप परिशोषिका होती है। माना जाता है कि जो अपने पूर्वज थे जब वह विकसित नहीं हुए थे, जब वो घास फूस खाते थे, तब उस घास का पाचन जो होता था उस क्रमिरूप परिशोषिका में होता है। अब तो अपन विकसित हो चुके हैं, अपडेट हो चुके हैं, अपना अपडेट वर्जन है। इस पाचन अब जो यह जो भाग है यह पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है, लेकिन किसी मनुष्य में यह थोड़ा फैल जाता है या बड़ा हो जाता है तो इसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है। अब जो भोजन है वह छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में जाएगा। बड़ी आंत में जो कुछ भोजन बच जाता है उसका पाचन होता है और बड़ी आंत में अधिकतर जल का पाचन होता है। फिर बड़ी आंत भी क्या होती है, 4 भागों में बांटी लेती है। एक जो बड़ी आंत को 3 भागों में बांटा होता है, जैसे कि हृदयांत्र वगैरह, इसके जो 3 पार्ट होते हैं। इस बड़ी आंत के बाद अपन पढ़ते हैं कि जैसे कि बड़ी आंत के जो हृदयांत्र, अधांत्र और मलाशय 3 भाग होते हैं। अधांत्र, हृदयांत्र और मलाशय 3 भाग होते हैं। अब जो हृदयांत्र होती है, सबसे पहले जो बड़ी वाली होती है हृदयांत्र, इसको 4 भागों में बांटा हुआ है। जैसे कि सबसे पहले आता है आरोही क्रम, ये ऊपर चढ़ता हुआ क्रम, फिर आता है अनुप्रस्थ, फिर अवरोही और ये सिग्माकार। ये 4 भागों में बांटा है जो अपन डिटेल बाद में क्लासों में पढ़ेंगे। इसके बाद भोजन बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय में जाता है और मलाशय में जाकर एकत्रित होता है और मल द्वार के द्वारा बाहर त्याग दिया जाता है। मल द्वार में भी 2 अवरोधनियां पाई जाती है जो कि मलाशय की गति पर नियंत्रण करती है। तो आज का टॉपिक पाचन तंत्र पूरा हुआ। बहुत शॉर्ट और सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, लेकिन पाचन तंत्र ऐसा जटिल टॉपिक है जो अभी मात्र समय की कमी के कारण में अभी 10 या 20 मिनट में पाचन तंत्र पूरा नहीं हो सकता है। इसको कम से कम 4 से 5 क्लासें पूरी लगती है पाचन तंत्र को समझाने पर, लेकिन समय की शॉर्टेज है, टाइम शॉर्ट है, इसलिए मेरे को कम समय में पूरा विस्तृत नहीं पढ़ा सकता, इसलिए मैंने शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बताया है। इसी के ही आगे अपन थोड़ा आगे बढ़ते रहेंगे। अगला जो अपना कल का टॉपिक होगा वो होगा श्वसन तंत्र। धन्यवाद।